So today we're going to start another important topic, which is actually principles of management of impacted teeth. Today we're going to study it. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So first you have to differentiate between two terms, which is actually impacted teeth and unerupted teeth. कि इम्पैक्टेड दांत कौन से होते हैं और अनएरप्टेड दांत कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्टेड दांत पर हम आ जाते हैं। सो इम्पैक्टेड टीथ क्या होती है ना, वो दांत होते हैं बेसिकली दे डू नॉट एक्चुअली इरप्ट ऑन देयर टाइमिंग्स, ऑन देयर टाइम ऑफ इरप्शन। ओके, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ अपर मैक्सिलरी कैनाइन जो है वो 11 to 12 ईयर्स में इरप्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो 11 to 12 ईयर्स में इरप्ट नहीं होता अपर मैक्सिलरी कैनाइन, तो बेसिकली हम कहते हैं ये इम्पैक्टेड रह गया है। ठीक है, सो इम्पैक्टेड टीथ इज़ वन दैट फेल्स टू इरप्ट इनटू डेंटल आर्ट विद इन द यूजुअल रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम, जो आप एक्सपेक्टेड टाइम से वो नहीं होता। अच्छा, बेसिकली जो इम्पैक्शन होते हैं ना, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ क्या होता है कि कभी कभार इबनॉर्मल टूथ ओरिएंटेशंस होती है। अब टूथ ओरिएंटेशंस क्या होती है ना, जो हम स्टडी में करेंगे बेसिकली फर्दर, एक मीज़ो एंगुलर और ओरिएंटेशन होती है, एक डिस्टो एंगुलर ओरिएंटेशंस होती है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेटेड दांत परा होता है, कभी कभार वर्टिकली ओरिएंटेटेड दांत परा होता है, तो वो सही से इरप्ट नहीं कर पाता। कभी कभार डेंस ओवरलाइंग बोन, बहुत ज़्यादा डेंस बोन होती है तो वहाँ से इरप्शन हार्ड हो जाती है। कभी कभार एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू परा होता है, उसकी वजह से भी टफ हो जाती है। जेनेटिकली फैमिली में प्रेजेंट होता है कि इनमें थर्ड मोलर्स इम्पैक्टेड रह जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो अनइरप्टेड दांत होते हैं ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक इम्पैक्टेड टीथ भी आती है और वो टीथ जो डेवलप्ड कर रहे होते हैं और इरप्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं अनइरप्टेड टीथ। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया है, वो 6 to 7 ईयर्स का है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 7 ईयर्स का है, और उसमें अभी तक अपर मैक्सिलरी कैनाइन नहीं आया, तो ये हम इम्पैक्टेड नहीं कहते, हम कहते हैं बेसिकली ये अनइरप्टेड है, ये इरप्ट होगा बेसिकली बाद में। ठीक है हमारे पास। अच्छा, इम्पैक्शन की एक और रीज़न जो बहुत ज़्यादा होती है, वो कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट की जो डेंटल आर्च लेंथ होती है वो अनसफिशेंट होती है कि वो एकोमोडेट कर सके थर्ड मोलर को। ठीक है ना, अब कुछ लोगों का जो जॉ होता है, जो साइज़ वो स्मॉल होता है, तो उनमें थर्ड मोलर्स ज़्यादातर इम्पैक्टेड रह जाते, वो नहीं निकलते। जो मोस्ट कॉमनली मोलर्स इम्पैक्टेड रह जाते हैं वो बेसिकली अपर एंड लोअर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स हैं। फिर जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो अपर मैक्सिलरी कैनाइंस है बेसिकली। फिर जो हमारे पास देखा जाए तो मैंडिबल में प्री मोलर्स है, और प्री मोलर्स में भी सेकंड प्री मोलर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हम रीजंस भी पढ़ेंगे क्यों है। अच्छा, अपर में मैक्सिलरी कैनाइन इसलिए इम्पैक्टेड रह जाता है या कभी कभार लिबरली इरप्टेड कर जाता है, क्योंकि ये अपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेसिकली नंबर्स लिखे, एक अपर रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिला को और लोअर रिप्रेजेंट कर रहा है मैंडिबल को। सबसे पहले 6 है, मतलब ये फर्स्ट प्रीमोलर निकलता है, फिर आपके पास ये 1 2 जो है वो सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। अच्छा, यहाँ पर अब टाइमिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। 4 जो है वो फर्स्ट प्रीमोलर निकल जाता है, और 5 जो है वो सेकंड प्रीमोलर है, और उसके बाद कैनाइन इरप्ट हो जाता है। तो बेसिकली अनसफिशेंट स्पेस होती है कि बेसिकली कैनाइन के लिए, क्योंकि अब हमारे पास उसको जो निकलना होगा ना, उसके निकलने में क्या होता है कि उसने क्योंकि वो लास्ट टूथ होता है इरप्शन में, मतलब तो उसके लिए स्पेस इंसफिशेंट हो जाते हैं। तो वो कभी कभार आपने देखा होगा पेशेंट में कि कभी कभार वो या तो इम्पैक्टेड रह जाता है या वो लिबरली इरप्टेड कर जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास लोअर में मोलर्स में जो है वही बात है कि स्पेस जो है हम देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाती है। 6 है, सेकंड प्रीमोलर है, और उसके बाद वही 1 2 3 4 5 एंड 7 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकंड प्रीमोलर ने क्या होता है निकलना होता है बिटवीन फर्स्ट प्रीमोलर एंड फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड मोलर के दरमियान, और सारे दांत इरप्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली इतनी स्पेस नहीं होती, तो ये दांत कभी कभार आप देखेंगे कि लिंगुअली ज़्यादातर इरप्टेड रह जाते हैं, जिसमें क्राउडिंग कॉज हो जाती है, या कभी कभार बकली भी इरप्टेड कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रीजंस होते हैं कि क्यों ये बेसिकली इरप्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि
अच्छा, ये जो इम्पैक्टेड दांत होते हैं ना, अगर आप इनको स्पेशली जो थर्ड मोलर्स है, अगर आप इनको टाइम पर नहीं निकालते, कभी कभार लोग कहते हैं कि मैं क्यों निकालूं जब प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, लेकिन जो आइडियल है, जनरल रूल है, इसको निकालना अच्छा होता है, इट्स बेटर। क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है कि जो पेशेंट के जो हमारे बोन्स हैं ना, वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स डेंस हो जाती हैं, पेशेंट को सिस्टमेटिक डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक डिजीज़ के चांसेस हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि रूट्स भी पूरी तरह बन जाते हैं, तो उनमें दांत निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार इसकी वजह से अगर आप मतलब कहते हैं कि नहीं अभी तो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करा, मैं क्यों निकालूँ, तो कभी कभार पेशेंट्स को लोकल टिश्यू मॉर्बिलिटीज़ हो जाती है, जिसमें कॉमन पेरिकोरोनाइटिस पेशेंट को ज़्यादातर जो होता है इन्फ्लेमेशन बन जाता है। ठीक है, एडजेसेंट दांतों को कभी कभार इम्पैक्टेड दांत क्या कर जाते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनमें कैरीज कॉज कर सकते हैं, पॉकेटिंग कॉज हो जाती है सेकेंड मोलर्स में इसकी वजह से। ठीक है, सेकेंड मोलर्स की रूट रिजॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, नीचे वाइटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें अगर हम मैंडिबल की बात करें तो इंफीरियर एल्वियोलर का नर्व होती है, वो कंप्रेस हो सकता है। अपर में हम मैक्सिलरी साइनसेस कह सकते हैं कि दांत कहीं मैक्सिलरी साइनस में डिस्प्लेस ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी होने के चांसेस होते हैं। इट्स बेटर कि आप निकाल दें वक्त पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये दांत हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। ये दांत थोड़ा सा मीज़ो एंगुलेटेड पड़ा हुआ है, ये दांत मीज़ो एंगुलर के वो मीजियल साइड पर थोड़ा सा एंगल पे गया है। ठीक है, अच्छा, जो आइडियल एज फॉर द थर्ड मोलर्स की इरप्शन होती है वो 20 ईयर्स में क्या होता है कि उनकी नॉर्मल वो कंप्लीट हो जाती है, और 25 पर वो फिर नॉर्मल पेशेंट्स में इरप्ट भी कर जाते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि बेसिकली जो दांत इम्पेक्टेड रह जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं होती सही से। हमारे पास क्या होता है कि पहला दांत क्या होता है कि वो मीज़ो एंगुलर होता है, फिर क्या कर जाता है वर्टिकल होता है, नहीं सॉरी, पहले क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, फिर मीज़ो एंगुलर होता है, वर्टिकल होता है। लेकिन जो दांत वर्टिकली नहीं आता डायरेक्शन में ऊपर, तो वो फेल कर जाते हैं इरप्शन में। ठीक है, वो इरप्शन में मतलब वो फेल हो गया, मैंने कहा था पोजीशन की वजह से। फिर कभी कभार हमारे पास जो मीज़ो डिस्टल डायमेंशन होती है वो दांत की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो लेंथ ऑफ द जॉ होती है, वो अनएडुकेट स्पेस होती है। तो नहीं मतलब जो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ जॉ होता है ना, और सेकेंड मोलर के दरमियान इतनी जगह नहीं होती जो थर्ड मोलर के वो इरप्ट हो सके। लेट इरप्शन जो हो जाती है अनइरप्टेड दांतों की, उसमें जो सबसे कॉमन है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ या स्लाइडली बोन ज़्यादा कवर कर जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि दांत जो है वो कभी कभार जो तब मोलर्स वो तब निकलते हैं जब सेकंड प्रीमोलर किसी वजह से एक्सट्रैक्ट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उनको स्पेस मिल जाती है, तो वो भी इरप्ट कर जाते हैं। फिर हमारे पास ज़्यादातर जो मीज़ो एंगुलर इम्पैक्शन होती है ना लोअर में, वो ज़्यादातर क्या होता है सर्वाइकल रीजन ऑफ सेकंड मोलर में पड़ी होती है। मतलब क्या होता है कि ये मीज़ो एंगुलर होता है, लेकिन ये सर्वाइकली मतलब इससे भी नीचे ये बेसिकली पड़ा होता है। ठीक है, जितना जल्दी आप निकालेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम होगी, बोन हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। इन जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आप इनको जल्दी निकाल दें तो उसके फ़ायदे ये है कि पेरिडोंटल हीलिंग अच्छी से हो जाएगी, पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है, बोन्स डेंस नहीं होती, रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, इनकम्प्लीट होती है, तो बहुत अच्छा होता है। और जो आइडल टाइम फॉर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स के लिए तो सबसे अच्छा होता है कि वो 1/3 जब उसका रूट बना है तब उसे निकाल दे, बिफोर कि वो 2/3 उसका रूट निकल जाए बहुत टफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली जितना जल्दी उसे निकालते इट्स बेटर, क्योंकि उसका मेस्टिकेशन में कोई रोल नहीं होता थर्ड मोलर्स का। ठीक है।